नमस्कार, माई सेल्फ करीमा यादव। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक द स्पेशल एजुकेशन, जहां आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सभी कोर्सेज और सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम डीएड और बीएड एचआई से रिलेटेड आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन कॉजेज मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। जैसे कि अपने पहली वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था कि श्रवण अक्षमता क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, उसका वर्गीकरण, उसके प्रकार। तो आज हम देखेंगे कि श्रवण अक्षमता के कारण क्या होते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन पहचान कैसे की जा सकती है, कॉजेज कि किस रीज़न से उस किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को श्रवण अक्षमता होती है, मैनेजमेंट प्रबंधन, चाहे वो शिक्षण प्रबंधन हो, चाहे इसका डेली यूज़ में कोई कार्य हो, उसके प्रबंधन के लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन के लिए क्या क्या चीज़ किए जाते हैं। तो अब आज अपन यही देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है श्रवण दोष युक्त बालकों के लक्षण, कि किसी व्यक्ति को देखकर या उनके कोई लक्षण को पहचान कर बता सके अपने कि उस व्यक्ति को श्रवण अक्षमता है, ये अपन देखेंगे आज। तो फर्स्ट पॉइंट है श्रवण दोष युक्त बालकों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें यदि उनके व्यवहार में देखा जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वो सुनने में कठिनाई है। मतलब जो श्रवण अक्षमता वाले बालक हैं उनके व्यवहार में कुछ ऐसे परिवर्तन या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को या उस बालक को श्रवण अक्षमता है या वो बालक, वो व्यक्ति श्रवण अक्षमता से पीड़ित है। यदि ऐसा कोई लक्षण बालक में दिखाई पड़ता है तो उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। मतलब अगर हम किसी बालक या किसी व्यक्ति के लक्षण को पहचान कर ये बता सकें कि उस व्यक्ति को श्रवण अक्षमता है तो हम उसको चिकित्सीय परीक्षण की सहायता से उसका इलाज कर सकते हैं और उसे विशेषज्ञ के पास ले जा सकते हैं। अब देखेंगे फ्रीमैन मैकोनेल ने श्रवण दोष युक्त बालकों के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। कि जो फ्रीमैन थे उन्होंने बताए हैं कि इन निम्नलिखित लक्षणों से हम पता कर सकते हैं किसी व्यक्ति या किसी बालक को श्रवण अक्षमता है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाथों को कानों के पीछे लगाकर सुनने का प्रयास करना। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो सेकंड स्लाइड में, ऐसे व्यक्ति ऐसे सुनेगा, कोई भी अपन को कोई बात बोलेगा जो श्रवण अक्षम बालक है तो वो ऐसे करके सुनेगा क्योंकि उसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देगा। फिर है सेकंड पॉइंट बोलने वाले वक्ता की दिशा में सिर घुमाकर और झुकाकर ताकि बेहतर सुनाई दे। मतलब अगर किसी बालक या किसी व्यक्ति को धीमा सुनाई दे रहा है तो ऐसा ही करेगा। कोई व्यक्ति अपन से बात कर रहा है तो अपन थोड़ा उसके नज़दीक जाके या कान लगा के सुनने की कोशिश करेगा। तो ये लक्षण होते हैं श्रवण अक्षमता बालक या व्यक्ति के। थर्ड पॉइंट है मौखिक निर्देशों का कोई पालन नहीं। मतलब मौखिक निर्देश, जैसे अपन उसको कुछ बोल रहे हैं, उसको सुनाई नहीं देगा तो मौखिक निर्देश का पालन नहीं कर पाएगा क्योंकि वे सुने ही नहीं, क्योंकि उन्हें वो सुनाई ही नहीं देंगे तो वो मौखिक निर्देशों का पालन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है अपने फोर्थ पॉइंट है कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने में हिचकना। कि कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने में वो थोड़ा पीछे रहेगा क्योंकि वो शिक्षक की बातों को ढंग से सुन नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि मुझे पता नहीं टीचर क्या बोल रहे हैं, एक लाइन सुनाई देगा, दूसरी लाइन धीमी सुनाई देगा तो हिचकेगा कि मुझे उस कक्षा में जो गतिविधि हो रही है मुझे उसमें पार्ट लेना चाहिए या नहीं। फिर अनुशासनहीनता। ठीक है, डिसिप्लिन का वो उल्लंघन करेगा क्योंकि उसे जो चीज़ अपन शिक्षक उसको बता रहे हैं वो उसको ढंग से सुन ही नहीं पाएगा तो अनुशासन की हीनता होगी। फिर है दोषपूर्ण उच्चारण। अगर कोई व्यक्ति ठीक से सुन ही नहीं पा रहा है तो उच्चारण भी नहीं कर पाएगा तो उसके उच्चारण में भी दोषपूर्ण उच्चारण होगा। फिर है भाषा संबंधी योग्यता का देर से विकास। अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है तो उसके भाषा संबंधी योग्यता में भी देर से विकास होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का भाषा के विकास में देर हो रही है तो उसको देखकर भी हम बता सकते हैं कि उस व्यक्ति को श्रवण अक्षमता है। फिर है व्यर्थ के उत्तर देना। अगर कोई व्यक्ति बिना पूछे कुछ बोल रहा है, ऐसी बातें कर रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ अब इसने सुना ही नहीं, मतलब उसको श्रवण अक्षमता है, बस बोले जा रहा है। नेक्स्ट है मौखिक निर्देश देने पर चेहरे पर शंका के भाव।
अगर अपन किसी व्यक्ति को मौखिक निर्देश दे रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, तो उसके मन में या उसके फेस पर दिख जाएगा कि उसे समझ नहीं आ रहा है, उसके मुंह पे शंका दिखेगी कि उसको सुनाई नहीं दिया। ये लक्षण भी देखकर अपन बता सकते हैं किसी व्यक्ति को श्रवण अक्षमता है। नेक्स्ट है शिक्षण के कथन को बार बार दोहराने के लिए कहना। अगर किसी क्लास में कोई बालक अपने शिक्षक को बोल रहा है कि सर मुझे सुनाई नहीं दिया, आप रिपीट कीजिए, अगर वो बार बार बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उस परिस्थिति में भी बच्चा श्रवण अक्षमता का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट है पिन्ना का न होना, जिसे एट्रिशिया भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति या किसी बालक के पिन्ना नहीं है, मतलब उसके कान के आउटर एरिया में नहीं है, तो इसके एट्रिशिया भी बोलते हैं, तो उससे भी श्रवण अक्षमता से ग्रसित हो सकता है वो। फिर है ऊंची और धीमी आवाज में बात करना। अगर कोई व्यक्ति या बालक ऊंची आवाज में या धीमी आवाज में बात कर रहा है, तो इस लक्षणों को देखकर भी हम बता सकते हैं कि वो श्रवण अक्षमता से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट 13 पॉइंट है बात करते समय वाचक के चेहरे और होठों पर ज़्यादा ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसके होठों की तरफ देखेगा, क्योंकि उसे कम सुनाई दे रहा है, तो वो होठों की तरफ देखकर लिप रीडिंग के जरिए वो जो व्यक्ति बात कर रहा है वो पहचानने में, उस अक्षरों को पहचानने में की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे सुनाई कम देता है। तो इन लक्षणों से भी हम पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को श्रवण अक्षमता है। नेक्स्ट है टीवी रेडियो की आवाज़ को ऊंचा करके सुनना। अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति टीवी की आवाज़ को या रेडियो की आवाज़ को की वॉल्यूम अप करके सुन रहा है, क्योंकि सुनाई कम दे रहा है उसे, क्योंकि तभी अप करेगा कोई। अपन जो नॉर्मल इंसान है, अपन नॉर्मल वॉल्यूम रखते हैं टीवी की या रेडियो की, बट अगर अपने साथ ही कोई श्रवण अक्षमता, उसको थोड़ा सा भी कुछ सुनने में दिक्कत आ रही है, तो वो वॉल्यूम अप करेगा सबसे पहले, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देगा। तो इस लक्षण को भी हम काउंट कर सकते हैं श्रवण अक्षमता में। नेक्स्ट है बोलने में समस्या होना। अगर किसी व्यक्ति को श्रवण अक्षमता से ग्रसित हो सकता है, तो बोलने में भी समस्या होगी, क्योंकि अगर वो सुन ही नहीं पाएगा तो उसमें भाषा का उच्चारण नहीं हो पाएगा, मतलब भाषा का शब्दकोश उसके पास कम होगा और वो बोलने में भी समस्या उत्पन्न होगी उसको। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा में बात करना। अगर किसी व्यक्ति को श्रवण अक्षमता का लक्षण है उसमें, तो वो सांकेतिक भाषा मतलब साइन लैंग्वेज का उपयोग करेगा, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज तो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा, तो वो बोल कैसे पाएगा, तो वो साइन लैंग्वेज बोलने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है अपनी बातों को व्यक्त करने में कठिनाई होना। वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास शब्दों का भंडार नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्नों को बार बार बोलने के लिए आग्रह करना। किसी व्यक्ति को अगर अपन कुछ बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, या किसी क्लास में कोई शिक्षक उससे कुछ पूछ रहा है, तो उसे बार बार रिपीट करने के बोलेगा वो कि हमें सुनाई नहीं दिया, तो ये लक्षण भी है श्रवण अक्षमता से ग्रसित बालकों का। नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण विकलांगता के कारण, कि श्रवण विकलांगता या श्रवण अक्षमता होने के कारण क्या होते हैं, किस रीजन से किसी व्यक्ति या किसी बालक को ये बीमारी होती है और ये अक्षमता होती है। अली यावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई ने श्रवण विकलांगता के कारणों की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। ठीक है, इस पॉइंट से बताएंगे अपन कि किस किस रीजन से इसका हो सकता है। एक होता है जन्म से पहले, एक होता है जन्म के समय, एक होता है जन्म के बाद। जन्म से पहले मतलब गर्भावस्था में, जन्म के समय मतलब प्रसव के समय, डिलीवरी के समय, और जन्म के बाद मतलब डिलीवरी के बाद जो 0 से 3 वर्ष का क्रांतिकाल होता है, उसमें बोल सकते हैं अपने। फर्स्ट पॉइंट है अपना जन्म के पहले, कि जन्म के पहले किस किस रीजन से किसी बालक को श्रवण अक्षमता से ग्रसित हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में कर्ण बधिरता का पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास मीन्स फैमिली का बैकग्राउंड। अगर मान लो उसके दादाजी को या उसके पापा को, पिताजी को यही सेम बीमारी है, तो उसको जेनेटिक मिल सकता है उसको, मतलब उसका पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक सदस्यों में बहरापन, अगर उसके परिवार में ही कोई व्यक्ति श्रवण अक्षमता से ग्रसित है, तो उस बालक को भी श्रवण अक्षमता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर है निकट संबंधियों में विवाह, मतलब अपने निकट संबंधी मतलब अपने ब्लड रिलेशन में शादी करना, ये भी एक रीज़न होता है। निकट संबंधियों में वैवाहिक रिश्तों का होना, जैसे कि चाचा भतीजी आदि, अगर अपने ब्लड रिलेशन में शादी कर लेंगे तो अक्षमता होने के चांस बढ़ जाते हैं।
ये भी एक कारण होता है। नेक्स्ट है खून की बीमारियां या RH रिसिस अपरिपूर्णता। खून की बीमारियां या रिसिस क्या होता है कि जब गर्भावस्था के दौरान माँ को कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसके कारण बच्चे की रक्त कोशिकाएं होती हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण बच्चे में खून की कमी आ जाती है और वो बच्चा पीलिया से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण उसको श्रवण अक्षमता हो सकती है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान संक्रामक बीमारियां या अतिरिक्त बीमारियां। मतलब गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को कोई बीमारी हो गई है तो उसके बच्चे पे भी इसका असर पड़ेगा। अगर कोई बीमारी माँ को हो रही है तो बच्चे को भी इसका असर पड़ेगा, जिसके कारण श्रवण अक्षमता बालक को हो सकती है या कोई और अक्षमता भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गर्भवती माँ की खराब शारीरिक अवस्था। अगर गर्भवती माँ की शारीरिक अवस्था मतलब वो कुपोषण से पीड़ित होगी तो उसके बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो ढंग से भोजन का सेवन नहीं करेगी तो उस चीज़ का इफेक्ट उसके बच्चे पे पड़ेगा, जिस कारण उसका बच्चा श्रवण अक्षमता या किसी और अक्षमता से पीड़ित हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भवती द्वारा अत्यधिक सिगरेट या शराब का सेवन करना। मतलब अगर कोई महिला अपने गर्भावस्था के पीरियड में जो 9 महीनों के पीरियड होता है उसमें अगर सिगरेट या शराब का सेवन करती है तो उसका प्रभाव डायरेक्ट उसके बच्चे पे पड़ता है, जिसके कारण उसके बच्चे को कोई अक्षमता हो सकती है। नेक्स्ट है ओटोटॉक्सिक दवाइयों का सेवन। वे दवाइयाँ जो श्रवण संस्थान को नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब वे दवाइयाँ जो उसके ऑडिटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए, अगर उसका अत्यधिक मात्रा में सेवन कर ले अगर वो गर्भवती महिला, तो उसके बच्चे पर इफेक्ट पड़ सकता है, उसका बच्चा श्रवण अक्षमता से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सरे का अत्यधिक प्रभाव। अगर अपन एक्सरे करवाते हैं, जब गर्भवती महिला अगर गर्भावस्था के टाइम 9th पीरियड जो टाइम होता है 9th मंथ्स का, उसमें हर कुछ टाइम पीरियड के बाद एक्सरे करवाते हैं डॉक्टर, ठीक है, उसका प्रभाव भी उसके बच्चे पे पड़ता है। तो मतलब इनसे बचना चाहिए इनको। फिर है जन्म के दौरान, पहले अपन ने पढ़ा जन्म से पहले गर्भावस्था के टाइम कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण उस किसी बच्चे को श्रवण अक्षमता या फिर कोई और अक्षमता हो सकती है। अब है जन्म के दौरान, मतलब प्रेगनेंसी हो गई खत्म, उसके बाद है प्रसव के दौरान, मतलब डिलीवरी के समय। जन्म के समय दम घुटी, श्वास विरोध, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण शिशु का सांस लेने में कठिनाई महसूस करना, जिससे कि शिशु नीला पड़ जाता है। अगर जन्म के समय वो जो अपनी नली होती है अगर उसके गले में लिपट जाती है तो सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसके कारण उसका दम घुट जाता है, उसके कारण भी उसको कोई अक्षमता हो सकती है। नेक्स्ट है जन्म के समय बच्चे का देर से रोना या कम रोना, ये भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट है जन्म के समय बच्चे का वजन 1200 ग्राम से कम होना। अगर बच्चा कुपोषित है, उसका वजन कम है, तो भी वह किसी अक्षमता या श्रवण अक्षमता से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट है जन्म के बाद, जन्म हो गया उसके बाद मतलब 0 वर्ष मतलब फर्स्ट डे से लेकर बाद तक कौन सी उसकी रीजंस हो सकते हैं कि जिससे वो श्रवण अक्षमता से ग्रसित हो सकता है। पहला है परिपक्वता से पहले, इसका मतलब है कि 8 मतलब कभी कभी कोई बच्चा होता है ना 8 महीने में उसका जन्म हो जाता है तो परिपक्व तो नहीं हो पाता, 9 महीने में उसकी ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाएगी पूरी, 8 महीने में अगर उसका जन्म हो जाता है तो वो पूरा परिपक्व नहीं हो पाता है, इसके कारण भी उसको श्रवण अक्षमता या कोई और अक्षमता हो सकती है। फिर है कान नाक चेहरे व गले में विकृति का होना, अगर उसके कान नाक में कोई दिक्कत है तो भी उसको हो सकती है दिक्कत ये। जन्म के तुरंत बाद पीलिया, तेज बुखार, मिर्गी का होना, संक्रामक बीमारियां होना जैसे खांसी, वायरल, टीबी, इन सब चीज़ों से भी उसको श्रवण अक्षमता हो सकती है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स दवाइयों का सेवन करना, जो पहले थी ना दवाइयाँ जिससे उसके श्रवण जो ऑडिटरी सिस्टम पे हो सकता है इफेक्ट, वही यहाँ पे है कि अगर उस बच्चे को अगर अपन दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसके श्रवण ऑडिटरी सिस्टम पर उसको प्रभाव पड़ेगा। फिर है सिर या कान में चोट लगना, दुर्घटना से होगा, सिर या कान में चोट लगी जन्म के बाद तो उससे भी उसको कोई क्षमता हो सकती है। नेक्स्ट है लगातार तेज आवाज़ का सुनना,
उच्च रक्तदाब या मधुमेह, अधिक उम्र का होना। मतलब अगर लगातार अपन आवाज़ तेज करके सुनेंगे, अपन ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर आसपास का वातावरण बहुत लाउड साउंड होता है, तो इसके कारण भी हमें श्रवण अक्षमता हो सकती है। फिर है श्रवण तंत्रिका में होने वाली गांठ। अगर उसमें श्रवण तंत्रिका अपना ऑडिटरी सिस्टम है, अगर उसमें कोई गांठ हो जाती है तो भी उसमें दिक्कत होती है अपने को। कान के मध्य भाग में संक्रमण का होना, कान में से मवाद बहना, अगर इन सब चीज़ों का हो रहा है उस बच्चे में असर, तो इससे वो श्रवण क्षमता से ग्रसित हो सकता है। फिर है श्रवण विकलांगता, मतलब श्रवण अक्षमता को रोकने के उपाय, कि अपन को देखना है कि उसको कैसे रोक सकते हैं, अपने क्या क्या बचाव करें अपने, है ना। तो अब इसमें लिखा है श्रवण विकलांगता के राष्ट्रीय संस्थान ने श्रवण विकलांगता की रोकथाम हेतु निम्न उपायों की अनुशंसा की है। ये उपाय बताए हैं, अपन पढ़ते हैं इसको। पहला उपाय बताया है कि निकट संबंधियों में वैवाहिक रिश्ते मत कीजिए। अपन ने पहले पढ़ा था ना कि अगर ब्लड रिलेशन में अपन शादी करते हैं तो उसका प्रभाव अपने बच्चे पर पड़ता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अपन निकट संबंधियों मतलब ब्लड रिलेशन में शादी अगर करेंगे तो उससे दिक्कत होगी, तो इससे बचना चाहिए अपने को। फिर है जवान लड़कियों व औरतों को रूबेला के रोग प्रतिबंधक टीके लगवाएं। अगर अपन उनको नहीं लगवा रहे हैं तो इससे अपने को दिक्कत होगी, ठीक है। गर्भवती माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसकी सावधानी रखिए। मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उसकी माँ का स्वस्थ होना। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ होगा। तो अपने को क्या करना चाहिए, गर्भवती माँ को स्वास्थ्य सबसे अच्छा रखना चाहिए। फिर समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं, मतलब समय समय पर उसकी जांच करवाएं कि इसका स्वास्थ्य कैसा है, वो फिट है बिल्कुल या नहीं। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। मतलब जब वो गर्भवती होती हैं, उस गर्भावस्था में 9 महीनों के पीरियड में उसको संक्रामक व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनके पास जाएगी तो उसको भी वो रोग हो सकता है, जिसके कारण उसके बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है गर्भवती महिला बच्चे का जन्म देते समय प्रशिक्षित दाइयों की ही सेवाएं बच्चे का प्रतिबंधक टीकाकरण समय अनुसार ही करवाएं। मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं जब बच्चे का जन्म देती हैं तो प्रशिक्षित दवाइयों का सेवन करें और प्रशिक्षित ही डॉक्टरों से उनका इलाज करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं। अब है कानों को स्वच्छ रखें, उनमें धूल पानी और वैक्स ना हो। अपन इससे बच सकते हैं, ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। कानों को नुकीली वस्तुओं से गोंदे नहीं, जैसे कि माचिस की तिल्ली, हेयर पिन, पेंसिल, कान का पर्दा फट सकता है इससे। अपन का कभी खुजली होती है, अपन डाल देते हैं कुछ भी पेन वगैरह, इससे क्या हो सकता है अपने कान में दिक्कत हो सकती है और उसके कारण अपन श्रवण अक्षमता से ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। खेलते हुए छोटे बच्चों पर निगाह रखें कि वे कान में छोटी वस्तुओं को न डालें, जैसे कि मोती बीज, जैसे कान के पर्दे व नली को चोट पहुंच सकती है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, नादान होते हैं, वो कोई भी वस्तु को अपने कान में डाल लेते हैं, तो इससे बचें, बच्चों को का ध्यान रखें। नेक्स्ट है गंदे पानी में तैराकी न करें। गंदे पानी से कान में संक्रमण हो सकता है, ठीक है। तैराकी करते समय हमेशा कान को रुई से ढक लें। अपन जैसे स्विमिंग करते हैं उसमें पानी का साफ थोड़ा रहता है, खराब ही रहता है, इतने लोग नहाते हैं उसमें, तो अपन को इससे बचना चाहिए ताकि अपने कान में संक्रमण न हो। नेक्स्ट है सड़क के किनारे बैठे झोला छाप डॉक्टरों का कान को साफ करवाने का प्रयत्न न करें। मतलब अपन क्या होता है कि कान में मान लो अपने को ऐसा लग रहा है वैक्स इकट्ठी हो गई या अपने गंदा हो गया, मैल आ रहा है उसमें, तो अपन को सड़क के किनारे कोई भी व्यक्ति से अपन को ऐसा नहीं करवाना चाहिए, बल्कि प्रशिक्षित डॉक्टर से अपन को इलाज करवाना चाहिए और उनसे ही राय लेनी चाहिए। नेक्स्ट है शिशु को दूध पिलाते समय उसके सिर को हमेशा ऊंचा रखें, अन्यथा कान में दूध चले जाने का भय रहता है, ठीक है। इसके द्वारा कान में दर्द हो सकता है, कान में सूजन आ सकती है, तो अपन को इसका खास ध्यान रखना होता है। फिर है डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयों का सेवन ना करें, क्योंकि गर्भवती महिलाओं जो होती हैं उनका जो इलाज चल रहा होता है वो डॉक्टरों के अकॉर्डिंग ही वो अपना इलाज करवाएं और उन्हीं से जो उनने दवाई दी है उन्हीं का सेवन करें, ना कि दूसरी दवाइयों का। अत्यधिक शोरगुल वाली जगहों पर ईयर प्रोटेक्टर का प्रयोग करें, ठीक है, और अन्य विभिन्न कारकों से इसको रोका जा सकता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण प्रबंधन। मतलब अपन श्रवण बाधित बच्चों का शिक्षण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उनको शिक्षा कैसे दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने। श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को बच्चों के श्रवण यंत्रों की जांच करानी चाहिए। बोलते समय शिक्षक बच्चों की तरफ देखते हुए बोले। मतलब अगर क्लास में कोई श्रवण बाधित बच्चा है तो उसकी जो श्रवण यंत्र लगा हुआ है उसके कान में, तो उसकी निरंतर जांच करते रहें कि वो ऑन है, उसको सुनाई दे रहा है या नहीं। और शिक्षक को हमेशा उसकी तरफ फेस करके बोलना चाहिए, ना कि पीठ करके। अगर फेस करके बोलेंगे, अगर मान लो उसको उसके हियरिंग एड नहीं लगा हुआ है और उसको कुछ ही सुनने की अक्षमता है, तो वो लिप रीडिंग करके या फेस एक्सप्रेशन से भी वो सीख सकता है। शिक्षक को श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाते समय चित्र, मॉडल, चार्ट पेपर, शब्द कार्ड आदि जैसे शिक्षक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में बच्चों के श्रवण दोष के अनुसार ही बैठाना चाहिए। कि मतलब अगर कोई शिक्षक उसको पढ़ा रहा है, बच्चे को, वो श्रवण बाधित है, तो उसको अपन पढ़ाने के लिए अपन को कार्डबोर्ड, चित्र के जरिए उसको पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसको चित्र के जरिए पढ़कर वो समझ सके। नेक्स्ट है शिक्षक को कक्षा में बच्चों को श्रवण दोष के अनुसार बिठाना चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे को माइल्ड हियरिंग लॉस है तो उसको आगे बिठाओ, सॉरी उसको थोड़ा पीछे बिठाओ। अगर प्रोफाउंड है तो उसको थोड़ा आगे बिठा सकते हैं ना, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। तो लिप रीडिंग के जरिए, अपने फेस एक्सप्रेशन के जरिए, साइन लैंग्वेज के जरिए वो अपना शिक्षण ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को वाणी वाचन, ओष्ठ पठन आदि भी कराना चाहिए। मतलब उनको वाणी वाचन बोलने का प्रयत्न भी करें, इसका वाचन भी करवाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक को श्रवण बाधित बच्चों के भाषा, वाणी आदि विकास के लिए शिक्षण पद्धति, शिक्षण तकनीकी आदि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे स्टोरी टेलिंग, विजिट, पोयम, कॉन्वर्जेशन आदि का। मतलब अगर उनको पढ़ाना है तो एक पोयम के जरिए, एक स्टोरी टेलिंग के जरिए उसको पढ़ा सकते हैं, ताकि उनको वो चीज़ अट्रैक्टिव लगे और वो पढ़ भी सके उस चीज़ को। नेक्स्ट है प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके भाषा का विकास कराना चाहिए। मतलब अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसी का उपयोग करके अपन उसको भाषा का विकास करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लो आज का अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। अपन ने पूरा देख लिया अपने श्रवण क्षमता का अर्थ, परिभाषा, उसका क्लासिफिकेशन अपन ने फर्स्ट वीडियो में की। सेकंड में अपने देखा उसके कारण, उसकी पहचान, उसके लक्षण और उसका शिक्षण प्रबंधन। ठीक है, बता लेती हूँ, अगर आपको हमारी चैनल में हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो ये नोट्स हम पढ़ा रहे हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप अपने नोट्स ले सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट अनलॉक इज़ द की टू योर सक्सेस। थैंक यू।